हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता मिश्रा आपके अपने ओम शिव शक्ति क्लासेस पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि मेरे सभी फ्रेंड्स खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, अपनी तैयारी करने में लगे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि डेली क्लासेस यहां पर दोपहर के 12 बजे रहती है ना, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रहती है। ठीक है, तो ये आपका साइंस की क्लास है। आज आपका साइंस प्लस ईवीएस रहेगा, है ना। 2 दिन आपका साइंस प्लस ईवीएस चलेगा, फिर 2 दिन आपका हिंदी व्याकरण चलेगा। तो जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, सभी लोग क्लास अटेंड करेंगे। डेली क्लास 12 बजे यहाँ पर रहती है। ठीक है, तो अब हमारा जो शेड्यूल रहेगा, मंडे से हमारा क्या रहेगा, मंडे से हमारा यहाँ पर आपका 2 दिन चलेगा साइंस चलेगा, 2 दिन हिंदी व्याकरण चलेगा, 2 दिन टेट एग्जाम वालों के लिए संस्कृत रहेगा। ठीक है, चलिए तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। टाइमिंग जान लीजिए, आपको टाइमिंग कितने बजे क्लास मिलती है। डेली दोपहर 12 बजे मिलती है ना। तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, आप इसके लिए क्लासेस अटेंड करने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा काम, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तीसरा काम, आप क्लास को लाइक करके जाएं सभी लोग। ठीक है, और क्लास को शेयर कीजिए सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोगों को आप जोड़ सकते हैं ना। जहाँ जहाँ भी आपका बस चलता कि नहीं, यहाँ पर लोग हैं जो इस कंटेंट को देख सकते हैं। क्योंकि है ये फ्री क्लासेस है ना, कोई पैसे हमको चार्ज नहीं चाहिए, ना आपसे ना किसी और से। ठीक है, तो आप अगर एक काम तो कर सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं, लोगों तक इसको पहुँचा सकते हैं। इतना तो आप लोग कर सकते हैं ना, क्योंकि इसमें तो ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं लगता, साथ ही साथ ना आपका यहाँ पर कोई पैसा लग रहा है। तो इतना आप कर सकते हैं, कीजिए इतना, है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने सेशन की। ये टेलीग्राम की लिंक दी हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और ये आपका यूट्यूब की लिंक दी हुई, यूट्यूब भी ज्वाइन कर लीजिए, आपको ओम शिव शक्ति क्लासेस मिल जाएगी। ये व्हाट्सअप की लिंक दी हुई, यहाँ भी ग्रुप में जुड़ जाइए। चलिए, तो आपको मालूम है कि आज हमारा साइंस प्लस ईवीएस का प्रैक्टिस सेट है ना। हम डेली यहाँ पर क्लास अटेंड करते हैं 12 बजे। एक रात्रि के 9 बजे रहती है, जो सभी टेट एग्जाम के लिए रहती है ना। रात्रि के 9 बजे वाली क्लास सभी टेट एग्जाम वालों के लिए रहती है। ठीक है, तो सभी फ्रेंड्स क्लास अटेंड करें, डेली क्लास अटेंड कीजिए, है ना। एग्जाम के डेट तो आपको आसपास ही सभी लोगों की। चलिए, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपके मार्गदर्शन के लिए शैक्षिक मार्गदर्शन, निःशुल्क शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करने के प्रतिबद्ध हूँ, है ना। तो अगर मैं प्रतिबद्ध हूँ तो आप सब भी किसी न किसी काम को लेकर के प्रतिबद्ध हो जाए। क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने मन में कोई गोल को, है ना, कोई लक्ष्य को, कोई एम नहीं बनाता, तो उस पर कोई डेडिकेट नहीं हो पाता, है ना। तो सबसे पहले जिस रास्ते पर आप चले हो, तो उसका एक एम बनाइए, उसका एक लक्ष्य बनाइए, है ना। उसके हिसाब से ही उसमें कंटिन्यू वर्क कीजिए। तो आई होप आपने ये सब कर लिया होगा। चलिए, तो अपने सेशन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अपने ईश्वर को नमन कर लेते हैं, अपने मम्मी पापा को याद कर लेते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए, हम पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, देखिएगा सभी लोग कि पहला क्वेश्चन है आपका कि दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है। जो दही का निर्माण होता है, जैसे दूध, आपको मालूम है कि दूध से दही बनता है ना। तो जो दही निर्माण, जैसे दही निर्माण होने लगा दूध से, तो वहाँ पर कौन सा सूक्ष्मजीवी ऐसा उत्तरदायी है जो दही बनाने के लिए उत्तरदायी होता है, बताइए कौन सा ऐसा जीव होता है। स्ट्रेप्टोकोकस होता है, या एस्परजिलस होता है, या रेट्रोवायरस होता है, लैक्टोबैसिलस होता है, बताइए कौन उत्तरदायी होता है, कौन सा जीव उत्तरदायी होता है। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोबैसिलस जो होता है वो आपका दूध से दही निर्माण करने की क्रिया में वो एक जीव होता है, सूक्ष्म छोटा जीव होता है जो इसके लिए ये उत्तरदायी होता है। इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, है ना। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोबैसिलस आपका दूध से दही निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए, तो हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। आंसर कीजिए, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बनते हैं। बताइएगा, आंसर कीजिएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका यहाँ पर, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी, है ना। क्या की थी, मानव जो रुधिर वर्ग होता है ना, जो ब्लड होता है, उसकी खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी। जेनिक्स ने, लैंडस्टीनर ने, पेंटिनेमास ने, कार्ल मार्क्स ने। बताइए बताइए ये खोज किसने की थी कि आपका ए है, बी है ना, आपका जो ब्लड ग्रुप होता है। तो बताइए सर्वप्रथम खोज किसने की थी। तो आपको ऑप्शन नंबर बी, लैंडस्टीनर ने की थी। कौन किया था, लैंडस्टीनर जी ने आपके मानव के जो रुधिर वर्ग होता है उसकी खोज लैंडस्टीनर जी ने की थी, है ना। ये कहाँ के थे बताइए, ये ऑस्ट्रेलिया के चिकित्सक थे। कहाँ के, ये ऑस्ट्रेलिया के थे, है ना। ये जो लैंडस्टीनर हैं ये कहाँ के थे, ये आपके ऑस्ट्रेलिया। अब किस सन में इन्होंने ये किया था, खोज किया था, 1901 में। आपको ध्यान रखना है कौन से सन में, 1901 में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ये चीज़ की खोज की थी, है ना। इन्होंने कितने वर्गों में इसको बांटा था, ब्लड रुधिर वर्ग को 4 वर्गों में। कितने वर्गों में, 4 वर्गों में। कौन कौन से वर्ग में, ये देख लीजिए, ए बी और ओ पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने 4 वर्गों में बांटा था। और ए बी को क्या कहा जाता है, ये जो आपका ए बी है इसको क्या कहा जाता है, ये इसको सर्वग्राही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको सर्वग्राही कहा जाता है ना।
ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ये भी ओ वाला भी है, जिसको क्या कहा जाता है हमको, सर्वदाता। जो ओ पॉजिटिव होता है वो सर्वदाता कहलाता है, और जो आपका ए बी होता है वो कौन कहलाता है, सर्वग्राही कहलाता है। ये सभी का ले सकता है, ये सभी को दे सकता है ना। जो मतलब कहना चाहिए कि जो ओ पॉजिटिव है, जिनका ब्लड ग्रुप है, तो वो सबसे क्या कर सकते, ओ वाले क्या कर सकते, सभी को ब्लड अपना दे सकते हैं। क्या कर सकते, दे सकते हैं ना। और जो ए पॉजिटिव वाले होते हैं वो सभी से ले सकते हैं। चलिए तो हम जान लेते हैं, है ना। ये हमने इनके बारे में, लैंड स्टीनर जी के बारे में, ये ऑस्ट्रेलिया का थे। इन्होंने खोज 1901 में किया था। इन्होंने 4 प्रकार के ब्लड ग्रुपों को बांटा था ना। ए में बांटा था, एक बी में बांटा था, एक ए बी में, एक ओ में, है ना। तो ये चीज़ आपने देख लिया है। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए सभी साथी जो नए जुड़ते जा रहे होंगे वो क्लास को शेयर करके आएंगे सभी लोग। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। प्याज आलू अदरक है, क्या है? प्याज आलू अदरक क्या है? तना है, जड़ है, अपस्थनिक जड़े हैं, या सल्क पत्र? बताइए, आंसर कीजिए सभी लोग, क्या होगा बताइए, आंसर कीजिए सभी लोग, क्या होगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर। तो जो आपका प्याज है, आलू है, अदरक, वो क्या है? तना है ना कि कोई जड़ नहीं है ना। वो क्या है? एक तने का भाग है। जो हम लोग उसको खाते हैं, प्याज को, आलू को, अदरक को, वो हम तने का भाग खाते हैं ना। कौन कौन सा? यहाँ पर प्याज आलू, यहाँ पर प्याज आलू अदरक का हम तने का जड़ तना हम लेते हैं। उस चीज़ को जो हम खाते हैं उसका हम तने का भाग खाते हैं ना। तो कुछ और भी एग्जाम्पल हैं जो तने का उदाहरण है, जान लीजिए। जैसे और ये क्वेश्चन अगर प्याज आलू अदरक नहीं है, और भी कुछ एग्जाम्पल पूछ दिया और पूछा कि आप यहाँ पर ये तना है, जड़ है, तो क्या लिखोगे आप? जैसे कौन कौन सा, हल्दी कौन सा भाग आप खाते हो? हल्दी को भी आप तने का भाग खाते हो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हल्दी है आपका, वो है प्याज तो है ही है आपका। लहसुन का भी कौन सा भाग खाते हो? लहसुन भी आपका तने का भाग खाते हो, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अदरक तो आपका है ही है। ये शकरकंद भी जो हम खाते हैं, कौन सा? शकरकंद, उसको भी हम तने का भाग ही खाते हैं। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, ठीक। चलिए राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम जैसा कि आप सब जानते हैं कि डेली क्लास यहाँ पर रहती है ना। तो आप सभी लोग क्लास अटेंड किया कीजिए। बहुत सारे साथी ग्रुप में जुड़े हुए, जितने भी ग्रुप हैं, है ना, सभी ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, लेकिन ग्रुप के साथी उतने क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो मैंने रीज़न के लिए सभी से मैसेज दिया है ना। जो अपना अपना रीज़न है आप लोग ग्रुप में ही मैसेज छोड़िए, है ना, कि आप लोग का पर्सनल क्या रीज़न है, क्यों क्लास अटेंड नहीं करते हैं। तो अपना अपना रीज़न ज़रूर बताएं, ठीक। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ताकि उसका एक सोल्यूशन निकाला जाए, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? भूकंप की तीव्रता, क्या कह रहा है? भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? सीस्मोग्राफ, फिजियोग्राफ, कार्डियोग्राफ, बैरोग्राफ? आंसर कीजिए, फास्ट आंसर कीजिए सभी लोग। बताएं, आंसर कीजिए। यहाँ पर जो भूकंप की तीव्रता नापने का जो यंत्र होता है वो आपका सीस्मोग्राफ होता है। क्या होता है? वो आपका यहाँ पर सीस्मोग्राफ होता है। सीस्मोग्राफ क्या करता है? आपकी भूकंप की तीव्रता को मापन तंत्र है एक। ये क्या है? ये भूकंप की जो तीव्रता होती है उसको नापने का एक ये का यंत्र है ना। तो इस यंत्र में प्रयोग किसका किया जाता है? कौन से पैमाने किया जाता है? रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है ना। एक क्वेश्चन यहाँ से और भी बन सकता है कि इसमें कौन से पैमाने का प्रयोग किया, तो आप क्या लिखोगे? रिएक्टर पैमाने का, है ना। किस पैमाने का? रिएक्टर पैमाने का हम इसमें प्रयोग करते हैं ना। चलिए तो हम जान लेते हैं कि यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो बाकी आपका कार्डियोग्राफ नहीं होगा, फिजियोग्राफ नहीं होगा, बैरोग्राफ नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बताइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन, क्योंकि आपको एमपी टेट वालों को भी मालूम है, और यूपी टेट हो या सी टेट हो, आपको मालूम है कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं ना। ये अपने आप में एक एमपी टेट में चैप्टर भी ब्रह्मांड में इस टाइप के क्वेश्चन बन सकता है। जो आपका ब्रह्मांड लास्ट में इस आपका साइंस ईवीएस पार्ट में जो आपका है सिलेबस है, उसमें ब्रह्मांड से है, उसमें से इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, मंगल है, शुक्र है, बुध है? आंसर कीजिए सभी लोग, आंसर किए, आंसर कीजिए सभी लोग, आंसर कीजिए। तो आपको मालूम है कि सूर्य से पूछ रहा, किससे पूछ रहा है? सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है ना। तो हम थोड़ा जो सूर्य से एक लाइन से जैसे एक सीक्वेंस होता है ना, कौन कौन से ग्रह मिलते जाते हैं। तो पहला सूर्य के सबसे निकट कौन होता है? बुध होता है। कौन सा होता है? जान लीजिए, पहला बुध होता है, फिर दूसरा कौन होगा? शुक्र होगा। ध्यान दीजिएगा, यही सीक्वेंस है इनका, ठीक है। शुक्र है, फिर तीसरा कौन सा है? पृथ्वी है ना। चौथा कौन सा है आपका? मंगल है ना। पांचवा कौन सा है आपका? बृहस्पति है।
पांचवा कौन सा है, बृहस्पति है। फिर छठवां कौन सा है, शनि है। फिर अरुण है, फिर आपका वरुण है ना। तो इस प्रकार के बुध के सूर्य के क्या होते हैं, ये सब नजदीक ग्रह होते हैं। अब लेकिन इनमें सूर्य से निकट ये तो है, लेकिन आपको ये पूछा जाएगा कि सबसे नजदीक कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, बुध जो है आपका सबसे नजदीक ग्रह है ना। और ये ध्यान रखिए, जैसे छोटा बड़ा पूछता है तो बुध ग्रह क्या है, सौरमंडल का सबसे छोटा, जो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह की बात भी आएगी तब भी आप किसका नाम लिखोगे, बुध का ही लिखोगे, है ना। क्या लिखोगे, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह की बात आएगी तो भी बुध ही आंसर होगा, है ना। सबसे छोटा कौन सा होगा, बुध होगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ठीक। चलिए तो हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नए साथी जुड़ते जा रहे होंगे वो डेली क्लास अटेंड करें। 12 बजे दोपहर में डेली रहती है, रात्रि के 9 बजे रहती है, जो सभी टेट एग्जाम के लिए रहती है। तो सभी लोग क्लास अटेंड कीजिए, है ना। मैथ्स की क्लास आप लोग की डेली क्लास लिया जाता था, लेकिन आप लोग का यहाँ पर ज़्यादा संख्या नहीं रहती, इसलिए क्लास यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बंद कर दी गई है, 2 से 4 दिन के लिए, है ना। तो सिर्फ रीज़न यही था कि आप लोग की संख्या नहीं रहती थी, इसलिए हम यहाँ पर मैथ्स की क्लास अभी कुछ दिन के लिए डिले कर दिया गया है, ठीक है। चलिए, आप लोग की संख्या रहेगी तो फिर से उपलब्ध करा दिया जाएगा, चूँकि उसमें समय भी लगता था और आप लोग उतना रिस्पॉन्स नहीं देते थे, इसलिए क्लास अभी कुछ दिन के लिए डिले है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। यहाँ पर आंसर कीजिएगा सभी लोग। गिर राष्ट्रीय पार्क, क्या गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, गुजरात में है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। आंसर कीजिए सभी लोग। गिर राष्ट्रीय जो पार्क है किस राज्य में स्थित है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गुजरात में है ना। कहाँ गिर राष्ट्रीय पार्क आपका, ये गुजरात में, बहुत फेमस है, ध्यान दीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। ये कहाँ है, गुजरात के, और कौन से, गुजरात राज्य के कौन से जिले में है ये काठियावाड़ जिले में है ना। ये कहाँ है, किसके अंदर है, ये गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिले में है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई, थोड़ा जान लीजिए। इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, इसकी यहाँ पर 1965 में। यहाँ पर शेरों की संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ये कौन से संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, गिर राष्ट्रीय पार्क, ये शेरों के लिए है ना। यहाँ किसके लिए है, ये शेरों के लिए ज्यादा फेमस है, ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। आंसर करें सभी लोग। बताइए, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कुछ सुधार हेतु है। जो आपको गंगा प्लान, मतलब कि गंगा की सुरक्षा करने का जो उद्देश्य था, तो निम्नलिखित किस सुधार हेतु, जल का वेग करने के लिए, जल की गुणवत्ता, जल की प्रचुरता, जल के तापमान, किसको सुधार करने के लिए उद्देश्य लाया गया था। गंगा एक्शन जो लिया गया था ना सुरक्षा के लिए, शुद्धिकरण के लिए, तो किस लिए लिया गया था बताइए। चूंकि आपको मालूम है कोई भी आजकल नदी हो, है ना, आजकल प्रदूषण करने से लोग नहीं मानते, कितना भी उनको लोगों को समझाओ, है ना। यहाँ पर वो जल की गुणवत्ता के लिए क्या किया गया था, इस एक्शन को लाया गया था। किसके लिए, जल की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए लाया गया था, ठीक है। क्योंकि होता क्या था, नदियों में प्रदूषण बहुत ज़्यादा रहता है ना, नदियों में प्रदूषण बहुत ज़्यादा लोग फैलाते हैं, इसलिए उसको भार को कम करने के लिए इस गुणवत्ता को लाया गया था, इस उद्देश्य को लाया गया था, है ना। ये कौन से सन में लाया गया था, ये 1985 में लाया गया था। कौन से सन में, 1985 में लाया गया था, ठीक है। तो ये एक कार्य था जिन्होंने कौन स्टार्ट किया था, ये राजीव गांधी द्वारा गंगा कार्य योजना स्टार्ट किया गया था। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, GAP, गंगा कार्य योजना, है ना। ये कौन स्टार्ट किया गया था, राजीव गांधी द्वारा स्टार्ट किया गया था, है ना। तो यहाँ पर सब कुछ ये जल की शुद्धता के लिए किया गया था, है ना, ताकि नदियों का जो प्रदूषण रहे वो उसका स्तर कम हो जाए, है ना, और अच्छी गुणवत्ता वहाँ पर रहे, साफ सफाई रहे वहाँ पर, है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आंसर कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। देवदार है, नीम है, चीड़ है, ओक है, बताइए। वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है, बताइए। आंसर कीजिए। सभी लोग आंसर कीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीम आपका जो ऐसा वृक्ष होता है जो कीटनाशक उत्पादक है, आपको बहुत सारी दवाइयों को वो काम करता है ना। जो नीम होता है बहुत सारी दवाइयों में काम करता है नीम आपका।
तो ये कैसा वृक्ष है, ये जैविक कीटनाशक का उत्पादक वृक्ष है ना। इसका जो इस भारतीय मूल में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग होता है ना, भारतीयों में बहुत ज़्यादा इसका विशेषता माना जाता है नीम का, है ना। एक तुलसी भी होती है, उसका भी माना जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब नीम की पत्तियों से जैसे बहुत सारे लोग जैसे कुछ ऐसी रहती हैं कि जो औषधि के रूप पर इसको दिया जाता है, तो उसमें होता क्या है, जैसे नीम की पत्ती चबाने के लिए कहा जाता है कभी कभी औषधियों के रूप में, तो उसमें से क्या होता है, उसमें रक्त शोधन होता है ना, क्या होता है, उसमें चबाने से रक्त का शोधन होता है और जितने विकार होते हैं वो सारे हट जाते हैं ना, जो प्रॉब्लम होती है लोगों को तो वो हट जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जो फैलने लगते हैं, तो नीम की पत्तियों का लेप अगर लगाया जाता है तो वो सारे रोग क्या क्या हो जाते हैं, उसका निवारण हो जाता है ना। वहाँ से वो घाव पूरा वो उस चीज़ को क्या कर देता है, हटा देता है ना, क्योंकि वो काफ़ी कड़वा होता है, इसलिए ये चीज़ को वो खुद ही नष्ट कर देता है नीम। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर कीजिएगा सभी लोग, बताइए प्लेग क्या है। प्लेग हमने बीमारियों के बारे में उस दिन पढ़ा था, है ना, तो बताइए आज यहाँ के प्लेग क्या है। कवक जनित बीमारी है, विषाणु जनित है, जीवाणु जनित है, खनिज जनित है। आंसर कीजिए, प्लेग जो है वो किस प्रकार की बीमारी है, कवक जनित बीमारी है, विषाणु जनित है, या जीवाणु जनित है, या फिर खनिज जनित है, बताइए। प्लेग आपको किस प्रकार का है, तो हमने डिस्कस कर लिया है किस प्रकार का है, वो एक बैक्टीरिया है ना। किस प्रकार का है, जीवाणु जनित बीमारी है। प्लेग किस तरह का है, एक जीवाणु जनित बीमारी है ना, किस तरह से बीमाणु जनित है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये होता कैसे, एक संक्रमण से होता है, ये जो प्लेग होता है वो संक्रमण से होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसमें जो हमने इसका वाहक देखा था किस जीवाणु के कारण फैलता है, तो हमने कौन सा देखा था, पास्टेला पेस्टिस जो होता है, एक जीवाणु होता है, उसके कारण ये फैल जाता है ना। तो ध्यान रखिएगा, होता किसके कारण है, ये इसका वाहक कौन होता है, चूहा होता है ना। ये प्लेग जो है ये चूहे के कारण हो जाता है, इसलिए राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। चलिए तो ये ध्यान दीजिएगा, जैसे पूछ लिया किस अंग को प्रभावित करता है, जैसे बहुत सारे ऐसे टिटैनी होते हैं, टाइटेनियम होते हैं ना, इन सब में जो कौन कौन से अंग को, टाइफाइड कौन से अंग को प्रभावित करता है, मलेरिया कौन से अंग को प्रभावित करता है। तो अगर प्लेग की बात आएगा तो प्लेग कौन सा अंग प्रभावित करता है, ये फेफड़ा को करता है ना, किसको करता है, ये फेफड़े को करता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये चूहे के द्वारा होता है। प्लेग एक जीवाणु, ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट, प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है, ये चूहे के द्वारा होता है, ये फेफड़े को प्रभावित करता है ना। इसका जो जीवाणु का जो नाम होता है वो कौन से जीवाणु का है, पास्टेलिया पेस्टिस होता है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देख लेते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, निम्नलिखित में जिसमें सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, तो कौन से ऐसे वन है जिसमें सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, बताइएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन होते हैं, या फिर शीतोष्ण पर्णपाती वन होते हैं, या फिर शीतोष्ण घास बायोम होते हैं, सवाना बायोम होते, बताइए। आंसर कीजिए सभी लोग आंसर करेंगे, क्या होगा। आंसर कीजिए, क्या होगा, राइट ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा, है ना। कौन सा हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन होता है ना। इसमें क्या हो, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है ना, ये क्या पाया, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। अब ये ध्यान दीजिए कि ये बायोडाइवर्सिटी है किस किस जगह में सबसे ज्यादा पाई जाती है, कहाँ है, ये तो आपके एशिया में है ना, ये आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो है आपके एशिया में है ना, ऑस्ट्रेलिया में है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, क्योंकि वनों में भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अफ्रीका है ना, दक्षिण अफ्रीका है, और दक्षिण अमेरिका है ना, और आपका प्रशांत द्वीपों में भी इसका क्या कुछ भाग पाए जाते हैं, प्रशांत द्वीपों में, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, इसलिए आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, बताइए निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। फास्ट आंसर कीजिए सभी लोग, किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है, बताइए। तो वो जो हो जाएगा काली मिट्टी द्वारा हो जाएगा, है ना। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका, काली मिट्टी हो जाएगा। कौन सी मिट्टी हो जाएगा, काली मिट्टी का यहाँ बात हो जाएगा, है ना, कि काली मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है ना। यहाँ पर लावा द्वारा होता है, मृदा का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, लावा के द्वारा होता है ना।
तो बताइए इस मिट्टी का फैलाव किस किस जगह ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा इस मिट्टी का, काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा फैलाव कहाँ है? तो इस मिट्टी का जो सबसे अधिक विस्तार है वो महाराष्ट्र में है ना। कहाँ है? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इस मिट्टी का ज़्यादा फैलाव है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें पाया क्या क्या जाता है काली मिट्टी में? आपने देखा कि राइट ऑप्शन तो काली मिट्टी है, लेकिन इस काली मिट्टी में और भी क्या क्या विशेषता होती, थोड़ा जान लीजिए आप लोग, क्योंकि मिट्टियों से भी क्वेश्चन बनेंगे, 100% क्वेश्चन बनेंगे। इसमें क्या क्या पाया जाता है? चूना पाया जाता है ना, पोटास पाया जाता है ना, क्योंकि पूछ लेगा इसमें किस चीज़ की कमी होती है, किस चीज़ की अधिकता होती है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें चूना पाया जाता है, पोटास पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है काली मिट्टी में, है ना, मैग्नीशियम पाया जाता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है, लोहा की मात्रा भी रहती है इसमें, है ना, लोहा की मात्रा भी रहती है इसमें, पर्याप्त मात्रा में रहती है। ये बहुत उपजाऊ भी हो, तो ध्यान रखिएगा, है ना। और जो कपास की खेती होती है तो इसी के लिए फेमस है ना, जो कपास है प्रसिद्ध है, तो काली मिट्टी के द्वारा ही कपास की खेती की जाती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। ये कपास वाली काली मिट्टी भी इसको कहा जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? कपास की काली मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक। और ये होता क्या है, इसमें वर्षा कम होती है तब भी इसमें सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। जैसे कपास के लिए, जैसे कपास की जहाँ पर खेती की जाती है वहाँ पर पानी की कमी भी रहती है, तब भी वहाँ पर कपास की खेती हो जाती है, आराम से हो जाती है। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, है ना। ऐसे पूछ लेगा कि जैसे सिंचाई है तो आप खेती कर रहे हैं तो सबसे योग्य मिट्टी कौन सी होती है, किसमें लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है, किसमें लोहे की मात्रा कम होती है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, किसमें नाइट्रोजन उर्वरा शक्ति ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो आप होगा नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, लोहा है, वो आपको काली मिट्टी में पाया जाता है। ये कपास के लिए उपजाऊ है, ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। ये चीज़ आपको इन कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आंसर कीजिएगा सभी लोग, क्या होगा राइट ऑप्शन बताइए। वायुमंडल में कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह से आने पर रोकती है? वायुमंडल की कौन सी परत होती है, कौन सी लेयर होती है जो आपको क्या करती है, परावैंगनी जो किरणें आती हैं तो पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती कौन सी सतह है? बताइए। क्षोभ मंडल है, संताप मंडल है, आयन मंडल है, मध्य मंडल है? आंसर कीजिए। सभी लोग आंसर करेंगे, क्या होगा राइट ऑप्शन बताइए सभी लोग, क्या होगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर? तो ये वायुमंडल की जो परत होती है, जो परावैंगनी किरणों को पृथ्वी से आने से रोकती है, वो आपकी होती है, बताइए, समताप मंडल होती है। कौन सी मंडल होती है? वो समताप मंडल होती है ना। क्या होती है? समताप मंडल होती है, जो कि किरणें आपकी डायरेक्ट सूर्य, जैसे आपके सूर्य से जो भी प्रकाश किरणें आती हैं वो डायरेक्ट हमको नहीं मिल जाती। ये किरणें क्या करती हैं, जो समताप मंडल में परावैंगनी किरणें होती हैं उस चीज़ को वो क्या करती हैं, कंप्लीटली पहले क्लियर करती हैं ना। जो हमारे लिए कहना चाहिए कि हमारे लिए शुद्ध होता है वही किरणें हमारे तक आती हैं ना। डायरेक्ट अगर सूर्य का प्रकाश आप लोग नहीं ले सकते हो, है ना। ये क्या करती हैं समताप मंडल में, ये लेयर क्या करती हैं, इस किरणों को बचाती हैं। जो डायरेक्ट आती है, सूर्य का प्रकाश आता है तो वो लोग उसको क्लीन करती हैं। उसके बाद जो हमारे लिए उपयोगी होती है उतना ही, क्योंकि डायरेक्ट हम नहीं ले सकते हैं ना, हमारे में इतनी क्षमता नहीं होती है। ये किरणें क्या करती हैं, परावैंगनी किरणें क्या करती हैं, उसको ऑब्जर्व करती हैं। जितना हमारे लिए होता है कंपलसरी, ये जितना हम क्षमता होती है उतना हम तक वो पृथ्वी तक भेजती हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? अस्थियों के लिए, आपके हड्डियों के लिए कौन सा सबसे अधिक आवश्यक, कौन सा विटामिन? यहाँ पर कैल्शियम में विटामिन ई होता है, या फिर पोटेशियम में विटामिन के होता है, फिर कैल्शियम में विटामिन सी, या फिर कैल्शियम में विटामिन डी। अस्थियों के लिए, आपके हड्डियों के लिए कौन सा यहाँ पर विटामिन होता है तो जो कि आपके लिए उपयोगी होता है? आंसर कीजिए। सभी लोग बताएंगे आपके हड्डियों के लिए, अस्थियों के लिए कौन सा आवश्यक है यहाँ पर स्वस्थ रहने के लिए? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा ना। कैल्शियम एवं विटामिन डी आपका राइट होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी है, कैल्शियम एवं विटामिन डी होगा, है ना। ये क्या करते हैं, ये हड्डियों को स्वस्थ रखने हैं। विटामिन डी का जैसे इसका कभी कभी रासायनिक नाम भी पूछ देता है तो क्या लिखोगे आप? कैल्सीफेराल। क्या लिखोगे? कैल्सीफेराल। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? कैल्सीफेराल होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। और ये क्या करती हैं, ये सूर्य, विटामिन डी जैसे एक सूर्य का प्रकाश, वहाँ से क्या मिलता है आपको डायरेक्ट विटामिन डी मिलता है। सूर्य के प्रकाश से जो आपको मिलता है वो क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। चीज़ को ध्यान रखिएगा, है ना। और जो आपको विटामिन डी है वो आपको नेचुरल तरीके से ही आपको सूर्य के प्रकाश से ही मिलता है। ये चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाए? कैल्शियम, विटामिन डी से आपको स्वस्थ अस्थियों के लिए
इसीलिए आदमी कहता है कि ठंडियों में धूप लेना आवश्यक होता है ना, ताकि आपकी जो अस्थियां होती हैं, क्योंकि जो ठंडियों के मौसम में अक्सर क्या हो जाता है, अस्थियां जो आपकी हड्डियां होती हैं वो थोड़ा नर्वस होने लगती हैं, इसलिए अगर आप धूप का प्रकाश लेते रहते हो बीच बीच में तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बाकी आपका कैल्शियम विटामिन के भी नहीं होगा, पोटेशियम भी नहीं होगा, कैल्शियम विटामिन सी क्या इसमें नहीं है, है ना। सी आपको किसमें पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है, जितने खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बताइएगा, आंसर कीजिएगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, बताइए। आपको मालूम है कि भारत में हिमालय की सबसे सबसे ऊंची चोटी होती है, उसका नाम क्या है। माउंट एवरेस्ट है, माउंट केटू है, या फिर माउंट कंचनजंगा, या माउंट धौलागिरी है, बताइए, आंसर कीजिए, फास्ट आंसर कीजिए आप लोग। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो केटू हो जाएगा, माउंट केटू हो जाएगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये चोटी कहाँ है, ये माउंट केटू कहाँ है ये आप जान लीजिए। ये जम्मू कश्मीर के, ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के, ये जम्मू कश्मीर के कराकोरम, क्या है, कराकोरम आपकी एक चोटी है जहाँ की श्रेणी में ये स्थित है, काराकोरम श्रेणी में ये स्थित है। ये चोटी कहाँ है, जम्मू कश्मीर के काराकोरम, ये आपकी इस श्रेणी में ये स्थित है ना। तो ये आपका हो जाएगा माउंट केटू, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, है ना। अब ये क्या बोलते हैं, जो हिमालय की चोटी में स्थित है ना, ये क्या है, हिमालय की चोटी में ये माउंट केटू स्थित है ना। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गई यहाँ पर, अगर आपसे जैसे ये भारत में पूछा गया है, क्या पूछा कि भारत में हिमालय की चोटी पूछा गया है, अगर आपको विश्व की पूछा जाता तो विश्व में सबसे ऊंची चोटी क्या लिखते हैं आप, एवरेस्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एवरेस्ट, है ना। आपका पर्वत चोटी एवरेस्ट है ना। कौन सी है, एवरेस्ट है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एवरेस्ट है, जो कहाँ है, हिमालय की चोटी में, है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है, जो प्राथमिक स्तर की शिक्षण की खेल विधियां होती हैं वो किस पर आधारित होती हैं, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर, विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या फिर शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। आंसर कीजिए सभी लोग। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है, तो आपको मालूम है कि आपका जो खेल विधि है तो ये कहीं ना कहीं हम शिक्षण शास्त्र में अपना इसका प्रयोग करते हैं, अपने पेडागॉजी में हम इसका प्रयोग करते हैं, है ना। तो ये आपका समाजशास्त्रीय सिद्धांत नहीं होगा, ठीक है, ये आपका रंग हो जाएगा, आपका मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी नहीं होगा, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम ये नहीं है, कोई एक विधि है, या कोई कार्यक्रम नहीं, एक विधि है, ठीक, ये भी रंग हो जाएगा। लेकिन शिक्षण विधि का सिद्धांत हो जाएगा, क्योंकि आपकी खेल विधि अपने आप में एक विधि है ना। आप इस विधि का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाते हैं, खेल विधि है जिसका आप किंडरगार्टन विधियाँ भी है, अब मॉन्टेसरी विधि भी है, इसमें हम क्या करते हैं, खेल खेल में हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये आपकी क्या है, शिक्षण विधियाँ है ना। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है आपके यहाँ पर, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है जिसका क्या नाम, ओजोन मंडल है, समताप मंडल है, आयन मंडल है, क्षोभ मंडल है। आंसर कीजिए सभी लोग। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है, तो बताएं क्या होगा राइट ऑप्शन। तो वायुमंडल के सबसे निचली परत की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे बादल का गरजना किस मंडल में होता है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन बन गया तो आप क्या आंसर करोगे, आपका क्षोभ मंडल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल। बादल से मतलब कहना चाहिए कि जो नेचुरल जितने भी होते, बादल का गरजना, है ना, बिजली का चमकना, पानी का बरसना, ये सब कहाँ हो जाएगा आपका, ये आपका क्षोभ मंडल। जो मतलब नेचुरल जितने भी होते हैं, जो गॉड होते, मतलब मनुष्य नहीं कर सकता उस काम को, वो सब कुछ नेचुरल होता है ना। जैसे बादल का गरजना, बिजली का चमकना, ये सब कहाँ होता है, ये बादलों को फूटना, ये सब आपका क्षोभ मंडल में होगा, है ना। ये सब कहाँ होगा, आपका क्षोभ मंडल में होगा, है ना। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है ना? क्या होती है, पानी से जो गंदे पानी होते हैं उनको पीने से आपको फैलती है। टाइफाइड होता है, एड्स होता है, एनीमिया होता है, टेटनस होता है। बताइए, आंसर कीजिए। आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? तो ये पानी पीने से जो दूषित जल से होता है वो टाइफाइड होता है। क्या होता है? टाइफाइड। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना? ये दूषित जल से पीने से होता है। ठीक है, ये कौन सा अंग को प्रभावित करता है? आपका टाइफाइड या आपका आंत? ये कौन सा अंग करता है? ये आपको आंत को प्रभावित करता है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, है ना? इसको और भी क्या किस नाम से जाना जाता है? टाइफाइड को आंत ज्वर के नाम से भी आपको इस टाइफाइड को आंत ज्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसमें जो वाहक होता है, जो जीवाणु होता है इसका, तो क्या होता है? इसको क्या कहा जाता है? साल्मोनेला। साल्मोनेला इसको कहा जाता है। ठीक है, टाइफाइड का जीवाणु, और ये कौन से, जैसे आपको मालूम है कि जीवाणु जनित और विषाणु जनित और ये क्या बोलते हैं, कवक जनित बीमारियां होती है। तो ये कौन से जनित से संबंधित है? टाइफाइड या आपका जीवाणु जनित है, बैक्टीरिया से संबंधित ये आपका ये जो रोग है ना? ये क्या है? जो आपकी बीमारी है ये बैक्टीरिया से संबंधित है ना? पहली बात आप जान लीजिए इसमें, टाइफाइड कैसे जनित है? ये आपका जीवाणु जनित है। पहला आपका मिल गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, दूसरा क्या है? ये कहाँ से, कौन सा आपको प्रभावित करता है? कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो क्या लिखोगे आप? आंत को प्रभावित करता है। ठीक, किसको करता है? आंत को प्रभावित होता है। इसका जो वाहक होता है, मतलब कि जो इसका जो नाम होता है, जो जिस जीवाणु कारण आपको बीमारी फैलती है, वो क्या होता है? साल्मोनेला। तीसरा चौथा शब्द क्या है? साल्मोनेला। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और दूषित जल के कारण ये फैलता है। चलिए, तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नए साथी जुड़ते जा रहे होंगे सभी लोग शेयर करके आएंगे, है ना, अपने सभी ग्रुपों पर, सभी स्टेटस पर, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ना। निम्नलिखित में से कौन से ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बताइए। N2O है, CO2 है, CO है, CH4 है। जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बताइए, बताइए, आंसर करें, आंसर कीजिए, क्या होगा? ग्रीन हाउस गैस, सबसे पहले जान लीजिए ग्रीन हाउस गैस कहते किसे हैं, ये जान लीजिए, है ना? तो किसको कहते हैं? जो क्या होता है, जो पृथ्वी के तापमान को, पृथ्वी के ऊष्मीय तापमान, उष्मा से जो तापमान होता है, उष्मीय तापमान को क्या कहते हैं? हम ग्रीन हाउस कहते हैं, है ना? ध्यान दीजिएगा। अब कौन कौन सी होती हैं और कौन कौन सी नहीं होती हैं। ठीक है, तो जो ग्रीन हाउस गैसें होती है वो आपकी N2O भी होती हैं, है ना? नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है, N2O, CO2 भी होती है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, CH4 आपका मेथेन भी होती है। लेकिन होती कौन सी नहीं? CO नहीं होती है ना? कौन सी? CO नहीं होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी ग्रीन हाउस ये गैसें नहीं होती है ना? CO आपका कार्बन, आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये आपका नहीं होता, इसलिए रॉन्ग ऑप्शन आपका यही हो जाएगा, जो कि यहाँ पर गैस नहीं की बात पूछ रहा। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है। बाकी ये तीनों है आपकी, है ना? N2O भी है, CO2 भी है, CH4 भी है। तो चलिए, हम राइट ऑप्शन जान लिए क्या है ना? चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइएगा इनमें से क्या होगा? इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? क्या है? इनमें से कौन द्विबीजपत्री, मतलब इनके दो बीज होते हैं, मतलब कहना चाहिए कि इनके दो परत होते हैं इन पौधों के, है ना? द्विबीजपत्री मतलब इन बीजों के क्या होते हैं? दो पत्रक होते हैं, दो उनके परत होते हैं। कौन से पौधे? केला के होते हैं, बांस के होते हैं, गन्ना के होते हैं, सरसों के। बताइए, आंसर कीजिए आप लोग, सभी लोग। द्विबीजपत्री का मतलब दो दल होता है ना? दो दल होता है। बताइए क्या होगा राइट ऑप्शन? तो राइट ऑप्शन जो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या? सरसों हो जाएगा। सरसों क्या होता है आपका? दो दल होते हैं। क्या होते हैं इनमें? दो दल होते हैं इनमें, जो इनका बीज होता है दो दल के होते हैं। ठीक है, और कौन कौन, सरसों के अलावा कौन कौन सा होता है? अरहर का भी होता है। किसका होता है? अरहर का भी होता है ना? और मटर का भी होता है, मटर का भी होता है, और चना का भी होता है। ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा, है ना? किसका होता है? इनका जो पहला परत है उन सबका निकाल दिया जाता है ना, छिलके के तौर पर इनके पहले परत को निकाल दिया जाता है, इसलिए इनका राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना? डायरेक्ट अरहर की दाल वैसे भी नहीं खाई, उसको बनाया जाता है ना, उसको तला जाता है, फिर इसके बाद से उसको उसका एक परत छिलका, चना का भी एक भाग निकाल दिया, जो उसका छिलका होता है उसको निकाल करके अपन खाते हैं ना। तो ये राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए, तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या करा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोग थोड़ा शेड्यूल जान लीजिए क्या होगा आपका। क्लास शेड्यूल क्या रहता है आपका? डेली 12 बजे डेली क्लास रहती है ना? तो मंडे से आपका डेली क्या रहेगा? 12 बजे क्या रहा करेगा आपका? हिंदी। 2 दिन हिंदी रहेगी मंडे से, 2 दिन हिंदी, है ना? मंडे ट्यूसडे। फिर आपका क्या रहेगा आपका दूसरे दिन? साइंस प्लस EVS रहेगा। 2 दिन आपका मंडे ट्यूसडे हिंदी, और वेडनेसडे थर्सडे साइंस रहेगा, और फ्राइडे सैटरडे आपकी संस्कृत टेट एग्जाम वालों के लिए रहेगी, है ना? ध्यान दीजिएगा।
शुक्रवार शनिवार आपकी संस्कृत हो जाएगी। तो ये 3 दिन हमारा शेड्यूल है 12 बजे से, और रात्रि के 9 बजे सभी टेट एग्जाम के लिए क्लासेस रहेंगी, है ना, जो कि हम अपना रिवीजन कर रहे हैं, जो अब तक हमने पढ़ा उस चीज़ का हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए जो आपके एग्जाम आप पॉइंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस क्वेश्चन को हम अब कर रहे हैं। तो आप लोग डेली क्लास अटेंड कीजिए। चलिए हम आंसर क्वेश्चन देख रहे थे, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? बताइए, पौधों में जो जल का अधिग्रहण, जो जल का मतलब कि अपने अंदर वो करता है, अधिग्रहण करता है जल को, तो पौधों में किस अंग के द्वारा जी पौधों जल का अधिग्रहण होता है? फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा, कैम्बियम के द्वारा, या फिर फ्लैडीसेट के द्वारा? बताइए, आंसर कीजिए। किसके द्वारा जल को अपने अंदर ऑब्जर्व किया जाता है? पौधों में कौन सा ऐसा भाग होता है जो जल को ऑब्जर्व करता है? बताइए, आंसर कीजिए। सभी लोग आंसर करें। राइट ऑप्शन क्या होगा? बताइए सभी लोग, क्या होगा राइट ऑप्शन आपका? राइट ऑप्शन आपका जाइलम हो। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जाइलम आपका राइट ऑप्शन होगा, है ना। जाइलम के द्वारा क्या होता है? जल का अधिग्रहण किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। जल जो पौधा होता है तो ये जाइलम के द्वारा ही पौधों पानी का ऑब्जर्व ये करते हैं ना। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग डेली क्लास अटेंड कीजिए। कोई क्लास से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल मुझे बताइए, है ना। पर क्लास अटेंड आप लोग डेली करना है आप लोगों को, है ना। अगर आप लोग क्लास अटेंड नहीं करते हो तो अभी संस्कृत संख्या अगर मुझे मंडे से नहीं मिली तो वो भी संस्कृत क्लास भी बंद कर दी जाएगी। लेकिन आप लोग को ऐसा नहीं करना है ना। जब मैं मेहनत करके कंटेंट, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए संस्कृत क्लास में जो दे रही हूँ बहुत मेहनत करके दे रही हूँ, है ना। कंटेंट भी उसका नहीं बन पाता लेकिन फिर भी मैं मेहनत करती हूँ, कोशिश करती हूँ ना आप सबके लिए। तो आप सब लोग क्लास में डेली उपस्थित रहिए और सभी क्लास को एंजॉय कीजिए। मंडे से हमारा 2 दिन हिंदी रहेगा, है ना। 2 दिन अपना हिंदी चलाएंगे हम, 2 दिन आपका साइंस प्लस ईवीएस चलाएंगे, 2 दिन अपना हम संस्कृत। पहले अपना 2 दिन हिंदी रखेंगे, फिर 2 दिन साइंस प्लस ईवीएस रखेंगे, फिर शुक्रवार शनिवार अपना हम संस्कृत पढ़ेंगे। ठीक है, यह हमारा शेड्यूल रहेगा मंडे से 12 बजे वाली क्लास के लिए। अब बाकी आपका 3 बजे, ये आपकी रात्रि के 9 बजे वाली शेड्यूल यही रहेगा। ठीक है, चलिए तो शायद आज के क्वेश्चन इतने ही थे, है ना। तो ये फेसबुक पेज है, यहाँ भी आप लोग जाइए, सीटेट एंड एस्टेट विद सरिता मैम से है, तो यहाँ भी जाइए, पेज को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कीजिए। ये पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, कोई प्रॉब्लम है, सुझाव हो तो अपना कोई अच्छा सुझाव हो तो बिल्कुल आप बताइए, जो आपके माइंड, क्रिएटिव माइंड आपका जो कहता हो, है ना। तो यहाँ से आप मैसेज दे सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, है ना। और क्लास से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो भी बता सकते हैं। ठीक, चलिए तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। हाँ, क्लास से रिलेटिव कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप मुझे बता सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।